गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 26 अगस्त 2020 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ने से पहले आज का क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिलेटेड है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट को लेकर के। क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर नहीं किया है। पहला स्टेटमेंट है यूएसए, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑप्शन पे लौटते हैं। ऑप्शन ए है ओनली ए, यानी सिर्फ यूएसए के साथ भारत ने साइन नहीं किया है। ऑप्शन बी है यूएसए और जापान। ऑप्शन सी है ओनली टू, यानी सिर्फ जापान के साथ एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया है। या ऑप्शन डी है जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया। क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि भारत ने किस देश के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर नहीं किया है, साइन नहीं किया है। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा कि ये कौन सा देश है। गरीबों पे पड़ी कोरोना की सबसे बड़ी मार। तो ये जो रिपोर्ट जारी किया है ये आरबीआई का रिपोर्ट है। आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट जारी किया है जिसमें 2019 और 20 का रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, जाकर के आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आरबीआई ने कुछ सुधार की बात की है। तो ये जो प्रेजेंट का सिनेरियो है, प्रेजेंट की जो कोरोना क्राइसिस है, उसको लड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ सुधार के यहाँ पे डिस्कस किया गया है। पहला है कि स्टील, पावर, पोर्ट और रेलवे में केंद्र और राज्य करे भारी निवेश। दूसरा ये है कि उक्त ढांचागत सेक्टर में खाली पड़ी जमीन पे निजीकरण हो, यानी स्टील सेक्टर में जो है, या रेलवे सेक्टर में है, या पावर सेक्टर में है, पोर्ट सेक्टर में काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी रहती है। उस ज़मीन पे जो है उसका निजीकरण होना चाहिए। उस ज़मीन को वो प्राइवेट हाथों में दिया जाना चाहिए, वहाँ कंपनी एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल या निकाय भूमि व श्रम और बिजली में हो। राज्यों से भूमि मुक्त विवाद मुक्त भूमि का डाटा मिले, निजी प्लांट लगे। रेलवे में एफडीआई की अपार संभावनाएं आजमाने का मौका, और कारोबार के लिहाज से माहौल सुधारने को बड़े कानूनी सुधार हो। तो ये सारे के सारे रिकमेंडेशन आरबीआई ने किया है कि वर्तमान में जो प्रेजेंट में कोरोना क्राइसिस है उसको लड़ने के लिए ये सारे के सारे काम किया जा सकता है। बाकी अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आरबीआई के रिपोर्ट में मैं एक डिटेल एनालिसिस कर दूं कि उस रिपोर्ट में बेसिकली क्या कहा गया है। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि 2000 रुपये के नोट की छपाई वर्तमान में बंद हो चुकी है। तो इसको एक बार जाकर के खुद से आप पढ़ लेना। मसूद अजहर ने पाकिस्तान की मदद से करवाया था पुलवामा हमला। फाइनली एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। और उस आरोप पत्र में कहा है कि जो पुलवामा हमला था, उस पुलवामा हमले को करवाने की मेन जो व्यक्ति थे वो थे मसूद अजहर। इन्होंने करवाया था पुलवामा हमला को। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट सिर्फ एनआईए है, मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट मसूद अजहर भी है कि इस तरह से पाकिस्तान जो है अपने यहाँ आतंकवादियों की मदद से भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है, कार्य करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं एनआईए को लेकर के। राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें 2019 में इसमें संशोधन किया गया था। 2019 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था, पिछले वर्ष अमेंडमेंट किया गया था, इसलिए यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2020 में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में आपसे। तो अब जो किया है, एनआईए की जब स्थापना हुई थी, एनआईए की स्थापना हुई है 2008 में। कैसे याद करेंगे? तो आप याद करेंगे कि 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था और उसके बाद एनआईए की स्थापना हुई थी। इसी तरह से कल हमने डिस्कस किया था कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1962 में हुई थी।
कैसे याद करेंगे? क्योंकि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था और उसके बाद आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। उसी तरह से एनआईए की स्थापना मुंबई टेरर अटैक के बाद हुई थी। तो अब इसमें क्या किया गया है कि सूचीबद्ध अपराध किया गया। जब एनआईए की स्थापना हुई थी तो इसका सिर्फ एक मकसद था कि आतंकवादी गतिविधि को रोक लगाना, या आतंकवाद के अगर कोई गतिविधि होती है तो वहाँ की जांच करने की जिम्मेदारी होती थी एनआईए को लेकर के। अब इसमें जो है न सिर्फ आतंकवादी गतिविधि बल्कि अन्य गतिविधि को भी इसमें शामिल किया गया। जैसे परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 को इसमें शामिल किया गया। अनलॉफुल एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन एक्ट 1967 को शामिल किया गया। मानव तस्करी से लेकर मुद्दा जो होगा उसको भी शामिल किया गया है। जाली मुद्रा को लेकर के जो कोई इशू होगा उसको भी एनआईए जांच कर सकती है। प्रतिबंधित हथियार की बिक्री को भी एनआईए जांच कर सकती है। साइबर आतंकवाद को लेकर के भी एनआईए जांच कर सकती है। एक्सप्लोसिव एक्ट 1908 को लेकर के भी एनआईए जांच कर सकती हैं। तो एनआईए का दायरा बढ़ा दिया गया है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब आतंकवाद के अलावा भी इन चीज़ों की वो जांच कर सकती है। साथ ही साथ एनआईए के क्षेत्राधिकार में भी परिवर्तन किया गया। पूरे देश में जांच का अधिकार इनको दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुसार भी ये जांच कर सकती है। केंद्र सूचीबद्ध अपराध पे सीधे ये निर्देश दे सकती है। अगर मान लो कोई अपराध है जो केंद्र सूची के तहत आता है तो उसमें सीधे यह निर्देश देने का काम कर सकती है। और सूचीबद्ध अपराध हेतु दिल्ली में एक विशेष कोर्ट की स्थापना किया गया। यानी एनआईए से रिलेटेड अगर कोई भी जांच होगी तो दिल्ली में एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना किया गया है, जहां पे एनआईए अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट करेगी और उसी कोर्ट में, विशेष कोर्ट में एनआईए ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है पुलवामा हमले को लेकर। बाकी इसके बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर दिया है कि 2008 में इसकी स्थापना हुई है। 31 दिसंबर 2008 को इसकी स्थापना हुई है। मुंबई टेरर अटैक के बाद इसकी स्थापना की गई है। तो बेसिक इतना इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। मेंस पर्सपेक्टिव से भारत और पाकिस्तान के बीच का जो संबंध है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के किस किस को होगा फायदा, छात्रों को यहाँ पे क्या फायदा होगा यहाँ पे दिया हुआ है, और टीचर को यहाँ पे क्या फायदा होगा यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार इसको आप देख सकते हैं। देखो, फार्म हाउस के लिए पहाड़ी पे काट के बना दी गई 4 किलोमीटर की सड़क। हरियाणा में इस तरह का काम हुआ है। एक फार्म हाउस बनाने के लिए 4 किलोमीटर की जो सड़क है वो पहाड़ को काट के बना दिया गया है। और पहाड़ कौन सी है? अरावली पहाड़। अरावली काफ़ी इम्पोर्टेंट पहाड़ है भारत की। इसके बारे में जाकर के पढ़ लेना, आपके ज्योग्राफी के बुक्स में मिल जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे यहाँ मानसून आता है, देखो जैसे ये भारत का नक्शा हो गया, मानसून नॉर्मली केरल से इन करता है। उसके बाद यहाँ पे जो पहाड़ है इस पहाड़ से टकरा के रिटर्न होता है इधर, और यहाँ पे फिर अरावली पहाड़ है लगभग यहाँ पे राजस्थान के पास। राजस्थान में, हरियाणा में ये अरावली पहाड़ है और इसको टकरा करके फिर रिटर्न होता है। तो फिर बारिश करता है इस क्षेत्र में, खास करके दिल्ली के क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, बिहार के क्षेत्र में। अरावली से रिटर्न होने के बाद जो है ये बारिश करता है ये मानसून। अगर अरावली पर्वत नहीं रहेगा तो ये मानसून सीधे इधर चला जाएगा, पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। तो भारत में मानसून से वर्षा नहीं होगी। इसलिए अरावली पर्वत काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्वत है और उसको जिस तरह से काटा जा रहा है फार्म हाउस बनाने के लिए, जिस तरह से उसका अतिक्रमण हो रहा है, न्यायालय बार बार चेतावनी दे रही है लोगों को और सरकार को कि इस पर आप इमीडिएटली रोक लगाइए। अरावली पर्वत भारत के मानसून के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाकी जाके अपने ज्योग्राफी के बुक में आप अरावली पर्वत के बारे में पढ़ लेना। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत। प्रशांत भूषण को लेकर के ये न्यूज़ दिया हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रशांत भूषण से कहा माफ़ी मांगने में बुराई क्या है। प्रशांत भूषण ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया
डिस्कस किया था, और ख़ास करके अवमानना अधिनियम 1971 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना, ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस किया हुआ। ओके, यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। पहला तो NHRC को लेकर के, और दूसरा है हमारे पास रेड कॉर्नर नोटिस। ये नोटिस जारी कौन करता है? ये करता है आपको इंटरपोल। दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो न्यूज़ है ना, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को लेकर के NHRC ने राज्यों से मांगी रिपोर्ट। ये न्यूज़ अधिक इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये संस्था काफ़ी अधिक इम्पॉर्टेंट है। NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि 2019 में इसमें सुधार हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, और 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, सुधार हुआ है, इसलिए 2020 में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार को लेकर के एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। तो इसलिए 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। कब? 10 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को ही पेरिस में मानवाधिकार को लेकर के एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया था और उसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा अपनाया गया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है, यानी मानवाधिकार अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 में क्या क्या चेंज किया गया है। पहला चेंज ये किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति को आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। पहला क्लॉज इसमें था, मानवाधिकार अधिनियम 1993 में जो आया था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो इसका आयोग का अध्यक्ष होगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा, वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, CJI। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते थे वो इसका अध्यक्ष होते थे, जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन इसमें अमेंड करके अब ये किया गया है कि ना सिर्फ मुख्य न्यायाधीश बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के ना सिर्फ मुख्य न्यायाधीश बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसका अध्यक्ष हो सकते हैं जो रिटायर हो चुके हैं। दूसरा है, अमेंड किया गया है कि इसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये मानवाधिकार आयोग के सदस्य होते थे। लेकिन अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त, ये तीनों को ही नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का सदस्य घोषित किया गया। यानी जो व्यक्ति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे वो बाय डिफॉल्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य होंगे। क्लियर है? इसी तरह से बाल संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो बाय डिफॉल्ट राष्ट्रीय नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो बाय डिफॉल्ट सदस्य होंगे। तो ये चेंज इसमें किया गया। आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ इसमें राज्यों में भी संशोधन किया गया है। पहले क्या होता था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते थे, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही होते थे। लेकिन इसमें अमेंड करके अब ये किया गया है कि राज्य मानवाधिकार के आयोग का अध्यक्ष जो होगा वो भी न्यायाधीश हो सकता है। हाईकोर्ट के जो हैं, हाईकोर्ट के ना सिर्फ वो चीफ जस्टिस हो सकते हैं बल्कि हाईकोर्ट के जस्टिस भी हो सकते हैं। अब इस समिति के अध्यक्ष यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो हैं अब वो हाईकोर्ट के जस्टिस भी हो सकते हैं।
पहले क्या था, पहले सिर्फ चीफ जस्टिस होते थे, अब इसमें जस्टिस को भी इंक्लूड किया गया। साथ ही साथ आयोग का कार्यकाल पहले होता था 5 वर्ष या 70 वर्ष, इसमें से जो भी पहले हो। मान लो एक व्यक्ति 67 वर्ष की आयु में जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अगर अध्यक्ष बनता है तो वो 3 वर्ष ही जॉब कर पाएगा, 3 वर्ष ही काम कर पाएगा। या मान लो एक व्यक्ति, एक जस्टिस जो 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनता था, वो पूरे 5 वर्ष कंप्लीट कर पाएंगे। यानी 5 वर्ष और 70 वर्ष ये पहले था। अब इसमें क्या किया गया है कि अब 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया गया, यानी कि मैक्सिमम 3 वर्ष तक वो व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष या सदस्य रह सकते हैं, या मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु तक वो अध्यक्ष या सदस्य रह सकते हैं। तो इतना बेसिकली इंप्रूवमेंट किया गया। अब देखो, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति एक समिति के रिकमेंडेशन के आधार पे इनकी नियुक्ति करता है, और उस समिति में कौन कौन होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ये जो नियुक्ति होती है, एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनती है, और वो समिति डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। इस समिति में प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो उपराष्ट्रपति होता है, इसलिए राज्यसभा के सभापति इसके मेंबर नहीं होते हैं, उपसभापति इसके मेंबर होते हैं। साथ ही साथ संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ के मुख्य विपक्षी नेता होते हैं और गृह मंत्री होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, दोनों ही सदन के, उच्च सदन के और निम्न सदन के, और इसके अलावा लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति, ये मिल के तय करते हैं कि किस व्यक्ति को चुनाव किया जाए जो अध्यक्ष हो सके। तो बेसिक इतना जानकारी है जो आपको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में होना चाहिए। बाकी जाके आप अपनी किताब से पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत की बुक में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर रेड कॉर्नर नोटिस क्या होता है, इंटरपोल क्या होता है, पूरे हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे इसको। इंटरपोल का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्राइम पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, राइट। एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन क्या होता है, जब दो सरकार मिल के किसी संगठन का पार्ट हो तो उसे अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। जैसे यूनाइटेड नेशन क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। 2 या 2 से अधिक सरकार मिलके किसी संगठन का पार्ट हो उसे अंतर सरकारी संगठन कहा जाता है। 194 देशों के पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने के काम करता है कौन, इंटरपोल। भारत में इंटरपोल के सहयोगी के रूप में सीबीआई काम करता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। भारत में इंटरपोल के सहयोगी के रूप में कौन काम करता है, तो सीबीआई काम करता है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है, और इंटरपोल 7 प्रकार के नोटिस जारी करता है। 7 प्रकार के नोटिस इंटरपोल जारी करता है। पहला नोटिस होता है रेड नोटिस। ये नोटिस सभी इंटरपोल सदस्य देशों में संदिग्धों को ट्रैक करने, गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को अनुमति देता है ताकि उसके खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्रवाई की जा सके। यानी हमें नीरव मोदी को पकड़ना है तो हम इंटरपोल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसके खिलाफ जो है रेड नोटिस जारी करें, और ये रेड नोटिस जारी करेगा तो वो जिस देश में ये छिपा है उस देश की पुलिस जो है या वहाँ की सुरक्षा एजेंसी इसको गिरफ्तार करके प्रत्यर्पण मतलब होता है इंडिया को भेजने की प्रोसेस स्टार्ट कर देगा, राइट। येलो नोटिस लापता नाबालिगों को खोजने के लिए या उन व्यक्तियों की पहचान करने के लिए मदद करता है। यानी कोई व्यक्ति गायब हो गया है, नाबालिग कोई गायब हो गया है तो उसके लिए येलो नोटिस जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस अज्ञात शवों की जानकारी देने के लिए
एक सब मिला है, एक लास्ट मिला है जिसकी कोई जानकारी नहीं है, तो उसकी जानकारी विश्व के देशों को देने के लिए ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। ग्रीन नोटिस ऐसे व्यक्ति की आपराधिक गतिविधियों के बारे में चेतावनी करना जिससे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए संभावित खतरा हो, यानी खतरा उस व्यक्ति से हो सकता है, खतरा हुआ नहीं है, हो सकता है, इसके लिए ग्रीन नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या प्रक्रिया को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर और आसन खतरा मान के चेतावनी जारी करने के लिए ऑरेंज नोटिस जारी किया जाता है। पर्पल नोटिस अपराधियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानों, प्रक्रियाओं, वस्तुओं, उपकरण या उसके छिपने के बारे में स्थानों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए पर्पल नोटिस जारी किया जाता है, जहां पे वो छिपे हैं इसके लिए। और एक अन्य नोटिस है जिसे कहा जाता है ब्लू नोटिस। यह नोटिस किसी अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान, गतिविधियों के अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति की अपराध, पहचान और उसकी गतिविधि की जानकारी देने के लिए यह नोटिस जारी किया जाता है, या जानकारी कलेक्ट करने के लिए ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। तो क्लियर है, ये 7 नोटिस बेसिकली इंटरपोल जारी करता है। साथ ही साथ एक अन्य नोटिस है, और ये नोटिस जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC विशेष नोटिस है। ये उन व्यक्तियों और समूहों के लिए जारी किया जा सकता है जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत प्रतिबंधों की सूची में डाल दिया, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत मसूद अजहर को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया है। तो वैसे कंडीशन में इंटरपोल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद विशेष नोटिस हमें मसूद अजहर की किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जारी करेगी इंटरपोल, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको जानकारी होना चाहिए इंटरपोल के बारे में। उम्मीद करता हूँ इंटरपोल टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा, बाकी जाकर आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। 6 माह के भीतर देश में लगाए 175 वायु गुणवत्ता निगरानी किसने आदेश दिया है? एनजीटी ने आदेश दिया है। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। देखो, अगर आप यूपीएससी का मेंस दे रहे हैं और एनजीटी का अगर आप हिंदी अनुवाद भूल जाते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भूल जाते हैं, तो इसी तरह से आप देवनागरी में लिख सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आप देवनागरी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आपको हिंदी आना ही चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को आप इंग्लिश में जो वर्ड है इसको आप देवनागरी में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। एनजीटी लगातार चर्चा में रहता है, पिछले 2-3 वर्ष से लगातार इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ। एक बार फिर से हम एनजीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एनजीटी एक संवैधानिक संस्था नहीं, सांविधिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। वैसे संस्था जिसकी संविधान में जिक्र हो उसे संवैधानिक संस्था कहा जाता है। जैसे चुनाव आयोग, जैसे इलेक्शन कमीशन का जिक्र भारत के संविधान में है, इसलिए यह संवैधानिक संस्था है। जीएसटी काउंसिल, भारत के संविधान में इसका जिक्र है, इसलिए संवैधानिक संस्था है। यूपीएससी, भारत के संविधान में जिक्र है इसका, इसलिए संवैधानिक संस्था है। लेकिन वैसी संस्था जिसका निर्माण संसद के किसी एक्ट के माध्यम से हो उसे सांविधिक संस्था, वैधानिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी कहा जाता है। तो एनजीटी क्या है? एक सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2000 से किया गया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2000 के तहत इसकी स्थापना किया गया था। पर्यावरण को लेकर के ये निर्णय देने का काम करते हैं, एनवायरनमेंट को लेकर के ये निर्णय देने का काम करती है। और विश्व का तीसरा देश है भारत जिसने इस तरह की न्यायाधिकरण की स्थापना किया। पहला देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है और तीसरा इंडिया है जिसने हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 4 अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके 4 रीजनल क्वार्टर हैं। पर्यावरण के संदर्भ में किसी भी तरह का कोई मुद्दा हो 6 महीने के अंदर ये डिसीजन सुनाएगा। तो ये मस्ट है, एनजीटी एक्ट में कहा गया है कि 6 महीने मैक्सिमम में यह डिसीजन सुना देगा। सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान,
7 महत्वपूर्ण कानून है भारत में जिस पे एनजीटी सुनवाई कर सकता है, जिसके तहत एनजीटी एक्शन ले सकता है। पहला है जल प्रदूषण अधिनियम 1974, दूसरा है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर यानी सेस अधिनियम 1977, तीसरा है वन संरक्षण अधिनियम 1980, चौथा है वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, पांचवा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, छठा है लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 और सातवां है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो ये 7 एक्ट हैं जिसका अगर उल्लंघन होता है तो एनजीटी एक्शन ले सकता है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है आपसे। तो 2 ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट ऐसे भी हैं जिसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है, यानी इसका अगर उल्लंघन होता है तो एनजीटी कोई एक्शन नहीं लेगा। पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और दूसरा है अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006। तो इन दोनों के उल्लंघन पे एनजीटी एक्शन नहीं ले सकता है। यहाँ पे यूपीएससी नॉर्मली आपको ट्रैप कर सकता, फंसा सकता। तो ये बेसिक जानकारी थी जो एनजीटी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उड़ीसा के सुंदरगढ़ के 3 वन क्षेत्रों में 3 साल में 76 हाथी लापता। हाथी लगातार चर्चा में बना हुआ रहता है। हाथी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं हाथी के बारे में। देखो 2 कैटेगरी के हाथी होते हैं, एक तो एशियन हाथी होते हैं, दूसरा होते हैं अफ्रीकन हाथी। एशियन हाथी इंडेंजर्ड IUCN के लिस्ट में एशियन हाथी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं, यानी जो भारतीय हाथी होंगे वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आएंगे। और साथ ही साथ अफ्रीकन हाथी जो होते हैं वो वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, VN, राइट। तो दोनों का डिफरेंस याद रख लेना, एक इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है एशियन हाथी और अफ्रीकन हाथी जो है वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हमने किया था आपके साथ एनजीटी के तहत, ये जो एक्ट है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसको एनजीटी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो इसकी अनुसूची 1 होती है, शेड्यूल्ड 1 में हाथी को रखा गया है, और साथ ही साथ साइट्स की अपेंडिक्स 1 में हाथी को रखा गया। देश में सर्वाधिक हाथियों की संख्या कर्नाटक में है। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है देश में कहाँ सर्वाधिक हाथियों की संख्या है, तो वो कर्नाटक में है, दूसरा स्थान पे असम है और तीसरा स्थान पे हमारे लिए केरल है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए, बाकी जाकर एक बार इसको देख सकते हैं। पड़ोसियों की जमीन हड़पने पे आमदा चीन, ये एडिटोरियल मैंने पढ़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, लेकिन मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एडिटोरियल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक इम्पॉर्टेंट है। देखो चीन का विवाद जिस भी देश के साथ चल रहा है, चीन का विवाद जिस भी देश के साथ चल रहा है, जिस पर्टिकुलर लोकेशन के साथ चल रहा है, जैसे सेनकाकू द्वीप है, जैसे सेनकाकू द्वीप है, ये जो है चीन और जापान के बीच में विवाद का कारण है। तो इस तरह से कोई भी लोकेशन जहां चीन का विवाद चल रहा है, और काफ़ी लोकेशन के बारे में इसमें चर्चा किया गया है, उसको जाकर के अपने कॉपी में लिख लेना। नॉर्मली यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सेनकाकू द्वीप किन दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण है, तो ऑप्शन में आपको यूपीएससी फंसा सकता है। तो इसी तरह से इसमें काफ़ी विवाद का जो द्वीप दिया गया है या विवाद का क्षेत्र दिया गया है उसको लेकर के चर्चा है। तो एक बार जाके इसको पढ़ लेना और खास करके मेंशन कर लेना जो भी द्वीप या जो भी जगह किसी 2 देशों के बीच में डिस्प्यूट का कारण है, चीन या किसी अन्य देश के बीच में डिस्प्यूट का कारण है, वो आपके लिए प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि चीन जो है लद्दाख को लेकर के, चीन
अपने यहाँ चीन के जो भी नेता होते हैं अपने यहाँ एक थ्योरी देने का काम करते हैं, और उनके यहाँ थ्योरी, प्रसिद्ध थ्योरी है एक हथेली और 5 उंगली का कॉन्सेप्ट। हथेली तिब्बत का क्षेत्र हो गया, और उंगली क्या हो गया उसके लिए, पहला उंगली हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश, दूसरा उंगली हो गया उसके लिए भूटान, तीसरा उंगली हो गया सिक्किम, चौथा उंगली हो गया नेपाल, और 5वां उंगली हो गया आपके लिए लद्दाख का क्षेत्र। तो चीन के नेताओं का, चीन के राष्ट्रपति का अपने यहाँ संबोधन में कहना होता है कि ये हथेली और ये जो उंगली है ये चीन का एक्सटेंडेड पार्ट है, ये तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट है। लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान ये तिब्बत का एक्सटेंडेड पार्ट है, यानी ये चीन का एक तरह से पार्ट है, और भविष्य में चीन इस पर कब्जा करेगा। तो ये बाकायदा चीन का एक थ्योरी है जो चीन अपने यहाँ चलाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि चीन की जो विस्तारवाद की नीति है वो इसी तरह से कायम होती है, ना सिर्फ इंडिया के साथ बल्कि विश्व के अन्य देशों के साथ भी चीन के विवाद चलते हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे दिया गया है। खुद से पढ़ लेना और लोकेशन मेंशन कर लेना अपने कॉपी में। महंगाई बढ़ने का खतरा बरकरार। एक उर्जित पटेल कमेटी बनी थी, नाम मैं रिपीट करता हूं, उर्जित पटेल, जो भारत के आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, और जिस समय में रघुराम राजन भारत के आरबीआई के गवर्नर थे उसी समय में उन्होंने उर्जित पटेल समिति बनाई थी, जो महंगाई को लेकर के एक प्रारूप तैयार किया था। महंगाई को लेकर के इन्होंने एक खाका तैयार किया था, और ये जो प्रारूप था इनका, यह प्रारूप था 4+-2। देखो महंगाई भी ज़रूरी है। अगर मान लो एक व्यक्ति किसी सामान के उत्पादन कर रहा है और सामान का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, तो वैसे में वो व्यक्ति नुकसान में जाएगा। तो महंगाई भी ज़रूरी है, लेकिन कितनी महंगाई ज़रूरी है, तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि 4+-2, यानी 4% से 2% या तो अधिक जा सकता है या 2% कम हो सकता है। उससे अधिक ना तो महंगाई अच्छी है और उससे कम महंगाई अच्छी नहीं है, यानी 2% से 6% के बीच में महंगाई होनी चाहिए। 2% से कम महंगाई भी अच्छी नहीं है और 6% से अधिक महंगाई भी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे न्यूज़ में, देखो सरकारी डाटा के मुताबिक खुदरा महंगाई की ताज़ा दर 6.93% हो गई है, यानी महंगाई जो है भारत में वो 6.93 हो गई, 6% का दायरा क्रॉस कर गई है। तो निश्चित तौर पे ये एक खतरा की स्थिति है और ये चिंता की स्थिति है आरबीआई को लेकर के। और इसी के तहत एक मीटिंग होने वाली है, आरबीआई की एक मीटिंग होने वाली है, एमपीसी की एक मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा इसको लेकर के। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं एमपीसी के बारे में। एमपीसी यानी मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति। एमपीसी का गठन जो है नीतिगत ब्याज दर को तय करने के लिए जून 2016 में किया गया था, और वित्त अधिनियम 2016 और आरबीआई एक्ट 1934 में संशोधन करके एमपीसी का गठन किया गया था। यूपीएससी ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि एमपीसी में कितने सदस्य होते हैं, तो एमपीसी में 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में 3 सदस्य जो है आरबीआई के होते हैं और 3 सदस्य है भारत सरकार के होते हैं। इन 3 सदस्य में जो है एक सदस्य आरबीआई का गवर्नर होता है, और आरबीआई के गवर्नर ही इस कमेटी को लीड करता है। क्लियर है? 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य में एक सदस्य आरबीआई के गवर्नर होते हैं, 2 अन्य सदस्य आरबीआई के होते हैं, टोटल मिला के 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं, और 3 सदस्य जो है भारत सरकार के होते हैं। ये 6 सदस्य मिलकर के किस तरह से देश की मौद्रिक नीति तय हो उसको लेकर के काम करने का काम करती हैं। राइट, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए। बाकी जाकर के जलवायु परिवर्तन पे चिंता, एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। अतिरिक्त खाद्यान्न के प्रबंधन की चुनौती, देश में 2019-20 में काफ़ी खाद्यान्न उत्पादन हुई है, लेकिन अब उसका प्रबंधन कैसे करेगा? हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, लाखों टन अनाज बिना कोल्ड स्टोरेज के सड़ जाते हैं।
तो अतिरिक्त खाद्यान्न के जो प्रबंधन है उसको लेकर के भी चुनौती है, और साथ ही साथ इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। कोरोना से निपटने के लिए करने होंगे ढांचागत सुधार। काफ़ी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक बार आप इसको देख सकते हैं, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। काफ़ी पुरानी योजना है उड़ान योजना। उड़े देश का आम नागरिक, किस तरह से आम नागरिक की पहुंच एयरलाइंस तक हो सकती है, उसके लिए भारत सरकार एक योजना लेकर आई थी, उड़ान योजना। इसको भी जाकर के एक बार देख सकते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि उड़ान के तहत और 78 हवाई मार्ग जोड़े जाएंगे। अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है, बस उड़ान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उड़े देश का आम नागरिक इसका फुल फॉर्म है। राज्यों पे बढ़ता जा रहा है वित्तीय दबाव। 27 अगस्त को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है। बस जीएसटी काउंसिल के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 27 अगस्त को जो मीटिंग होगी उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट पे हम डिटेल से एनालिसिस कर लेंगे। बस आपको ये जानकारी रखना है कि जीएसटी काउंसिल संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के संविधान के आर्टिकल 279A को जोड़ा गया है और इसी के तहत जीएसटी काउंसिल का प्रोविजन किया गया, प्रावधान किया गया। 101 संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को अपनाया गया हमारे देश में। और जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो फिनांस मिनिस्टर होते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और साथ ही साथ राज्यों के वित्त मंत्री इसके जो है सदस्य होते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 279A आपको जानकारी होना चाहिए। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। एक बार इसको भी आप देख सकते हैं। छलावा है खगोलीय पिंडों पे जमीन खरीदना, चंद्रमा पे जमीन खरीदना या अन्य जगह जमीन खरीदना एक छलावा ही है। चीन पाकिस्तान तैयार कर रहा है जैविक हथियार, राइट। एक बार इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार आपको जानकारी होना चाहिए। और निर्माण कहाँ हो रहा है, तो सीपेक में निर्माण हो रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो भारत का क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर से गुजरता है, वहाँ पे इसका निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ गुलाम कश्मीर में पाक और चीन के खिलाफ लोगों पे भड़का आक्रोश। तो यहाँ पे जो है, जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आज़ाद पट्टन हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर के जो गुलाम कश्मीर है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, वहाँ पे संघर्ष की कंडीशन चल रही है। चीन के लोगों के खिलाफ वहाँ पे लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दो यहाँ पे जानकारी होना चाहिए। एक तो कोहला जल विद्युत परियोजना, आपको याद होगा कुछ समय में पहले हमने डिस्कस किया था कोहला जल विद्युत परियोजना को लेकर के भारत ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर के भी 1124 मेगावाट का परियोजना है जो झेलम नदी पे बन रही है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। और साथ ही साथ आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है 700 मेगावाट का परियोजना। इन दोनों परियोजना चीन डेवलप कर रहा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये है और भारत इसको लेकर के कड़ी आपत्ति जाहिर कर चुका है। देखो, जिस न्यूज़ की मैं चर्चा करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे यहाँ पे चर्चा करना था आपके साथ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मुझे चर्चा करना था, सीपेक का। और सीपेक के बारे में कई बार हमने डिस्कस कर लिया, इसलिए आज हम इसमें डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं। लेकिन जाकर के आपने नोट कर लेना, सीपेक के बारे में नोट कर लेना या नेट पे जाकर के सर्च कर लेना सीपेक कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन किस जगह वो जम्मू कश्मीर में एंड करता है और चाइना के किस पार्ट से शुरू होकर के पाकिस्तान के किस पार्ट तक जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको जो है, मैं अगर चर्चा कर रहा हूँ तो आपको भी अपने इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से उसको सर्च करके एक बार देख लेना चाहिए। जैसे ये जो है आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर दिया हुआ पेपर में, कुछ नहीं करना आपको, बस एक बार गूगल करके एक बार सर्च कर लेना आज़ाद पट्टन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, बस इतना आपको करना चाहिए।
चलिए इतना ही न्यूज़ था, क्वेश्चन पे लौटते हैं। यूएसए के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे मान लो अमेरिका का अगर पोत है, अमेरिका का अगर मान लेते हैं हाँ पोत ही बोला जाए, अमेरिका की कोई जहाज़ है, उसकी अगर तेल समाप्त हो जाती है तो इंडिया में आकर के जो है यहाँ इंडिया के पोत पे वो तेल भरवा सकता है। या अगर लॉजिस्टिक्स को एक्सचेंज करना है तो अपने देश का वो उपयोग कर सकता है। इसी तरह से भारत को अगर आवश्यकता होगी तो अमेरिका के पोर्ट का उपयोग वो कर सकता है किसी भी चीज़ के लिए, राइट। तो इसके लिए जो है हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ है अमेरिका के साथ 2016 में, जिसे लेमोआ कहा जाता था, LAMOA। नेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो ये हमने साइन किया था यूएसए के साथ, और हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया था। आज से 1 महीना या 2 महीना पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया, लेकिन जापान के साथ अभी तक हमने साइन नहीं किया। तो केवल 2 इसका आंसर होगा, और केवल 2 कहाँ पे है? तो सी में है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।